आज बात करते हैं हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाले एक ऐसे साम्राज्य की जिसका दौर, सुनहरा दौर, कोई 10-20 साल नहीं बल्कि 3 सदियों तक चला। तो चलिए इस शानदार जबरदस्त इतिहास के पन्नों को एक साथ पलटते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। ये कहानी शुरू होती है बाबर से और खत्म होती है बहादुर शाह जफर पर। सोचिए, एक ऐसी दास्तान जो शुरू तो हुई थी तलवार की धार से, लेकिन उसका अंत एक शायर की बेबसी पर हुआ। तो पहला अध्याय, तलवार से रखी गई नींव। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे योद्धा से जिसके पास सच कहूं तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया थी। ये वो दौर था जब साम्राज्य की नींव तलवार की धार पर रखी जा रही थी। बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जब हम ये नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक बादशाह की तस्वीर आती है। तो यह है कि वो तैमूर और चंगेज खान जैसे सूरमाओं का वंशज होने के बावजूद एक बेघर योद्धा था। जी, उसकी कहानी शाही महलों से नहीं बल्कि मध्य एशिया के मैदानों में भटकते हुए शुरू हुई थी। तो सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? एक बेघर योद्धा हिंदुस्तान का बादशाह कैसे बना? साल था की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था ना, वो था तोपखाना। एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की जंगों में इससे पहले कभी इतने जबरदस्त तरीके से नहीं हुआ था। और बस इसी एक जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। अब देखिए, बाबर ने तो साम्राज्य बना दिया, ठीक है, लेकिन किसी चीज को बनाना एक बात है और उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। और ये जिम्मेदारी आई उसके बेटे हुमायूं पर। और सच तो यह है कि हुमायूं के दौर में ये नया नवेला साम्राज्य लगभग खत्म ही हो गया था। देखिए, हुमायूं में वो बात नहीं थी जो उसके पिता बाबर में थी। वो शेरशाह सूरी से हार गया और फिर अगले 15 साल तक दरबदर भटकता रहा। फिर किस्मत ने जोर मारा और 1555 में उसने दिल्ली की गद्दी वापस तो हासिल कर ली, लेकिन तकदीर का खेल देखिए। जिस साम्राज्य को दोबारा जीतने के लिए उसने इतनी मशक्कत की, उसकी जीत का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाया। कुछ ही महीनों बाद एक सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। तो अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, महानता और कला का योग। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य एक ऐसे दौर में दाखिल होता है जहां उसने न सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत किया, बल्कि कला, संस्कृति और प्रशासन में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी मिसाल है। यही था मुगलों का असली सुनहरा दौर। और जानते हैं, इस सुनहरे दौर की शुरुआत किसने की? किसी मंजे हुए राजा ने नहीं, बल्कि एक 13 साल के लड़के ने। सिर्फ 13 साल! जरा सोचिए, इतनी सी उम्र में कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी। लेकिन हाँ, यही लड़का आगे चलकर अकबर महान कहलाया। तो अकबर को महान क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जंग जीता था, नहीं, उसकी महानता की वजह ये थी कि उसने एक बहुत जरूरी बात समझ ली थी कि हिंदुस्तान पर तलवार से नहीं, दिलों को जीतकर राज किया जा सकता है। इसीलिए उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, राजपूतों से दोस्ती और रिश्तेदारी की, और एक इतना मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसने साम्राज्य को दशकों तक संभाले रखा। और फतेहपुर सीकरी जैसा शहर, वो तो उसकी इसी दूर की सोच का जीता जागता सबूत। अकबर के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर अपने पिता से थोड़ा अलग था। उसे कला, खासकर पेंटिंग और न्याय से बहुत लगाव था। और उसके न्याय के किस्से तो आज भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। सोचिए, कोई भी आम इंसान उसे बजाकर सीधे बादशाह से इंसाफ मांग सकता था। लेकिन जहांगीर के दौर की कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है, पर्दे के पीछे की असली ताकत, उसकी पत्नी नूरजहां। जी हां, कहने को तो बादशाह जहांगीर थे, लेकिन सल्तनत के ज्यादातर बड़े और अहम फैसले नूरजहां की मर्जी के बना नहीं होते थे। अच्छा, अब आते हैं मुगल दौर के उस बादशाह पर जिसका नाम सुनते ही हम सबके जहन में प्यार और आर्किटेक्चर की सबसे खूबसूरत निशानी उभर आती है। एक ऐसी इमारत जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शान से खड़ी है। जी हां, ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया ये मकबरा आज भी दुनिया भर में मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। पर शाहजहां की विरासत सिर्फ ताजमहल तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसने दिल्ली को एक नई पहचान दी। आज का जो लाल किला है वो मुगल सत्ता का नया केंद्र बना, और जामा मस्जिद जो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। सच कहा जाए तो शाहजहां का दौर मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीक था। और अब कहानी का तीसरा अध्याय, विस्तार, विघटन और अंत। देखिए, हर कहानी में एक शिखर होता है,
तो एक ढलान भी होती है। शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य अपने आखिरी और शायद सबसे मुश्किल दौर में दाखिल हुआ। ये एक ऐसा दौर था जहां साम्राज्य फैला भी और बिखरा भी। और इस दौर का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित चेहरा था औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जिसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद करके गद्दी हासिल की। वो एक जीता जागता विरोधाभास था। एक तरफ उसने साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी हदों तक पहुंचाया, तो दूसरी तरफ उसी की जड़ों को खोखला भी कर दिया। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है औरंगजेब की तुलना उसके परदादा अकबर से करना। अकबर की सोच थी धार्मिक सहिष्णुता की, सबको जोड़ने की, और औरंगजेब का सिद्धांत धार्मिक कठोरता और जजिया कर जैसे टैक्स को वापस लाना। जहां अकबर ने दिलों को जोड़ा, वहीं औरंगजेब के फैसलों ने साम्राज्य की उसी नींव को हिलाना शुरू कर दिया। देखिए, औरंगजेब ने किसी भी मुगल बादशाह से सबसे ज्यादा लगभग 50 साल तक राज किया और उसके दौर में साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंचा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? कीमत थी लगातार होने वाली लड़ाइयां, जिनसे शाही खजाना खाली हो गया, और कीमत थी वो कठोर धार्मिक नीतियां जिन्होंने लोगों को नाराज किया और साम्राज्य को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद तुम मानो ताश के पत्तों की तरह सब बिखरने लगा। जो भी बादशाह आए, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, वो बस नाम के शासक थे, कमजोर। असली ताकत तो अब दिल्ली से निकलकर मराठों और नवाबों जैसे क्षेत्रीय नेताओं के हाथ में जा चुकी थी। और इसी पावर वैक्यूम का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और अब हम पहुंचते हैं इस लंबी कहानी के आखिरी किरदार पर, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल। लेकिन वो कोई ताकतवर बादशाह नहीं था। वो तो एक बूढ़ा बेबस शायर था जिसे किस्मत ने इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब 1857 की क्रांति हुई तो वो ना चाहते हुए भी उस क्रांति का प्रतीक बन गए। एक बूढ़े और शक्तिहीन कवि राजा को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। लेकिन जब क्रांति नाकाम हुई तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिंदुस्तान से हजारों मील दूर रंगून भेज दिया। वहीं गुमनामी में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें। और जफर की ये अपनी ही लिखी पंक्तियां शायद उस 300 साल पुराने विशाल साम्राज्य के अंत की पूरी कहानी कह देती हैं। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। सोचिए, एक बादशाह जिसे अपनी ही सरजमी पर दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये थी मुगलों की कहानी। वो आए, उन्होंने इस जमीन पर राज किया, इतिहास बनाया, और फिर आखिर में वो खुद इतिहास बन गए। एक ऐसी विरासत छोड़कर गए जिसे आज भी, सदियों बाद भी याद किया जाता है।